नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। उत्तराखंड में तीरथ राज, जी हां, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हो चुकी है। राजभवन में आज तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तीरथ सिंह रावत राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के पर्यवेक्षक रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने भी तीरथ सिंह रावत को ट्वीट कर मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रमन सिंह ने बताया कि अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड में कुछ नए मंत्री भी शपथ लेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने, तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत अब इस तरह से 9वें सीएम बन गए हैं उत्तराखंड के। त्रिवेंद्र सिंह रावत को कल इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद लगातार मंथन के बाद तीरथ सिंह रावत का नाम निकलकर सामने आया। विधायक दल की बैठक हुई और उसमें तीरथ सिंह रावत के नाम पर लगा दी गई मोहर। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बनाए, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। तो तीरथ सिंह रावत बन गए हैं 9वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत जो कि आरएसएस से जुड़े रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी तीरथ सिंह रावत संभाल चुके हैं और एक वो वक्त भी था जब, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल से आते हैं तीरथ सिंह रावत, और ऐसे में 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उनका टिकट काट दिया गया था विधानसभा चुनाव के लिए और टिकट दे दिया गया था सतपाल महाराज जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। और ऐसे में लग ये रहा था कि हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत बगावत करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीरथ सिंह रावत जो कि बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं, तीरथ सिंह रावत जो कि कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, तीरथ सिंह रावत जो कि ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, ना सिर्फ उन्होंने उस फैसले को एक्सेप्ट किया पार्टी आलाकमान के, बल्कि सतपाल महाराज की जीत के लिए लगातार काम किया। और यही वजह है कि सतपाल महाराज वहां से जीते भी। हालांकि उसके बाद पार्टी ने भी उनकी इस कर्मठता का इनाम उनको दिया, लोकसभा चुनाव लड़ाकर टिकट देकर, और उसके बाद गढ़वाल लोकसभा सीट से वो सांसद भी बने। लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। कई चुनौतियां हैं तीरथ सिंह रावत के सामने, क्योंकि 1 साल बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था, ये कहा गया था कि जो कई विधायक हैं जिनमें कुछ मंत्री भी थे, उनका यह आरोप था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत संगठन और सरकार में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, कनेक्शन टूट गया है, लिहाजा मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। और उसके बाद उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी में हलचल का दौर निकला और इस सब के बीच बीजेपी आलाकमान की तरफ से 2 पर्यवेक्षक भेजे गए, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम शामिल रहे। बाकायदा सभी विधायकों से बातचीत की, एक रिपोर्ट तैयार की, आलाकमान को वो रिपोर्ट भेजी गई और उसके बाद आलाकमान ने दिल्ली में मंथन किया। मंथन के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम पर हुआ फैसला। आज विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में भी तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगा दी गई और इस तरह उत्तराखंड को अब 9वां मुख्यमंत्री मिल गया। यानी एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया कि 5 साल में दूसरा मुख्यमंत्री, और दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में इस बार तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की कमान अब संभाल रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए क्या लिखा आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई। उनके पास बड़ा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करता रहेगा। तो यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीरथ सिंह रावत को बधाई देते हुए। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तीरथ सिंह रावत को लेकर बधाई देते हुए एक ट्वीट किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर तीरथ सिंह रावत जी को शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेंगे और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक
पहुंचाएंगे। तो ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के विकास के कामों को आगे ले जाने की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत न्यूज 18 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव। सर पहले तो आपका हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और आज रमन सिंह जी यहाँ परीक्षा रूम में आए और उन्होंने जिस तरह का यहाँ पे एक घोषणा की, तो मैं सबका साथ लेकर के ऐसे विधायकों का विश्वास, जिस तरह का मत मिला है और उन्होंने विश्वास किया है, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और प्रदेश के अंदर जिस तरह का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने विकास कार्य किए हैं और केंद्र सरकार के उत्तराखंड के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह दिया है चौमुखी विकास, उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। हमारा नया आयाम रहेगा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य। जनता के लिए क्या कहेंगे सर? निश्चित है, मैंने कहा कि जनता को मैं बहुत बहुत उसका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जनता के विश्वास और इस साथ साथ मोदी जी ने जैसा कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबको विश्वास में लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि एक छोटे घर से, परिवार से आकर के और यहाँ तक कभी कल्पना नहीं की थी मैंने कि यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कल्पना भी नहीं की थी। अन्य पार्टियों में ये हो नहीं सकता, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक छोटे से परिवार से भी लेकर यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी, कभी उम्मीद कल्पना भी नहीं की थी मैंने। ये कार्यक्रम आपको 10 महीने के आसपास का होगा। देखिए, निश्चित है कि जो मैंने कहा ना कि विकास हुए उनको आगे, और 10 क्या 2 दिन भी बहुत होते हैं यदि करने को हों तो। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उम्मीद जताई है कि अगले 1 साल में तीरथ सिंह रावत बेहतर सरकार चलाएंगे और 2022 में एक बार फिर बीजेपी की बहुमत से सरकार भी बनेगी। सर, तीरथ सिंह रावत के रूप में अब नए मुख्यमंत्री मिले हैं, क्या आप किस तरीके से तीरथ सिंह रावत को आप देखते हैं, उनके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। तीरथ रावत बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उभर करके आए हैं। वो सामान्य बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बनना, उत्तर प्रदेश में MLC, फिर राज्य बनता था तो उस समय के शिक्षा मंत्री और इस समय गढ़वाल के सांसद, उनका लंबा अनुभव है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पकड़ भी अच्छी है। मुझे भरोसा है कि वो उस लंबे अनुभवों का लाभ उनको मिलेगा, बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। सर, बस 1 साल रह गया है चुनाव के लिए, तो क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां आप देख रहे हैं तीरथ जी की? जो चुनौतियां हैं उसका वो मुकाबला करेगा और अच्छे से करेगा और 2022 में भारी बहुमत से सरकार आएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रमेश पोखरियाल जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि चुनौतियों के लिए तैयार है तीरथ सिंह रावत और इन्हें उम्मीद है कि 2022 में बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर विधानसभा में जोरदार बहस हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने का दावा करते हुए किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई दी। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 88 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के पास 40, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के पास 10 और 7 निर्दलीय हैं, जबकि कांग्रेस के 30 विधायक हैं। खट्टर सरकार का दावा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, क्योंकि उन्हें 55 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 45 विधायक चाहिए। तो ये बहस फिलहाल हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव खट्टर सरकार के खिलाफ, और उस पर चल रही है बहस। जो अविश्वास प्रस्ताव में लेके आया, मैंने उसी टाइम कह दिया था मैं 3 प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, इन्होंने कहा। लेकिन इन सब ने उनका चर्चा किया। नहीं, आप क्यों लेके आए? आपने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैंने कल भी ये कहा था कि आप इस विषय पर लेकर के आए हैं। इनकी मजबूरी समझता हूँ, हर इनकी मजबूरी समझता हूँ। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। हर सदस्य कोई ने मजबूरी नहीं है, इसका जिक्र किया, हर सदस्य ने अपना भी खूब किया है।
आप क्या भी जब भी लेकर के पर्चे लेके खड़े हो गए हैं, अब इनको शहीद करो, ये मारे गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। फिर एक बार आप कम से कम ये कह दो। साथ तो वो बनी हुई है और भी साथी है। एक गांव में जो है ना, वो कहने लगे बकरी शेर को खा गई। एक बोला बकरी ऊंट को खा गई, तो बोले हाँ, बकरी जो ऊंट को खा गई, क्योंकि इसी गांव में रहना है। हाँ जी कह रहे हैं, तो ये काम है, हाँ जी कहेंगे। और इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, वहां से फिलहाल क्या अपडेट, कितनी देर से बहस चली और कब तक चलेगी, क्योंकि उसके बाद वोटिंग भी होनी है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 1 घंटे से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उसकी शुरुआत ही उन्होंने इन शब्दों के साथ की कि वो कांग्रेस के एहसानमंद रहेंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और ऐसे अविश्वास प्रस्ताव वो हर 6 महीने में लेकर आएँ, उनको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने किसान आंदोलन, कृषि कानूनों समेत तमाम ऐसे विषयों पर उनको बात रखने का एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जैसा उन्हें पहले कभी नहीं मिला। क्योंकि इस वक्त कहीं कोई जनसभाएं नहीं हो रही, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे और सदन में जब मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जितना भी बोलूंगा आज आपको बैठना पड़ेगा तो मुझे सुनना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं अपने संख्या बल को लेकर और ये दिखाई भी पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो या बीजेपी सरकार की बात करें तो इस वक्त उनके पास करीब 56 विधायकों का समर्थन है। 40 विधायक बीजेपी के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 5 निर्दलीयों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा गोपाल कांडा जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं, उनका भी समर्थन उनको है। तो 56 विधायक हैं, अभी 88 में से बीजेपी के साथ और 32 विधायक, 30 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं। तो जल्द 10 से 15 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री का संबोधन समाप्त होगा और उसके बाद फिर वोटिंग करवाई जाएगी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग की मांग की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सीक्रेट वोटिंग होगी। सिर्फ जो हेड काउंट है वही होगा, हाथ उठाकर जो मतदान है वो करवाया जाएगा। जी, यानी 15 से 20 मिनट में वो प्रोसेस शुरू होगी। यानी आप बता रहे हैं कि जितना समर्थन है तो सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित, लेकिन फिर इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने के मायने क्या विपक्ष के लिए? देखिए, विपक्ष की बात करें, कांग्रेस का मकसद इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे ये था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा की सीमाओं पर पिछले 100 दिन से ज़्यादा से किसान बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस की कोशिश ये थी कि वो बताएं कि कौन सी पार्टी का कौन सा विधायक कृषि कानूनों पर क्या राय रखता है, उसके अपने विचार क्या हैं। क्योंकि किसान लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे, तो कई विधायकों ने किसानों के पक्ष में भी बयान दिए थे। लेकिन कांग्रेस का मकसद ये है कि ज़्यादातर विधायकों को एक्सपोज किया जाए। ऐसे विधायक जो सदन से बाहर कुछ बोलते हैं, सदन के भीतर कुछ बोलते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये कोशिश कांग्रेस की थी। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी एक मौका मिला है अपनी बात रखने का, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या सरकार के समर्थन में हैं, वो किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में बोलेंगे। ऐसा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं ऐसा हुआ। हालांकि जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने जरूर किसानों का पक्ष रखा और सीधे ये बात कही कि इसका किसान आंदोलन का समाधान कराया जाए। और जोगीराम सियाग जो कि जेजेपी के विधायक, उन्होंने तो यहां तक कहा कि हरियाणा को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। और देवेंद्र बबली जो कि एक और जेजेपी के विधायक हैं, उन्होंने तो गठबंधन तोड़ने तक आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो फिलहाल जो विधानसभा है उसमें जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है सरकार के खिलाफ, उस पर चल रही है चर्चा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं। उसके बाद वोटिंग होगी। और अब बात बंगाल की सियासत की। नंदीग्राम के संग्राम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी के नामांकन के साथ ही नंदीग्राम की जो जंग है अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने हल्दिया के एसडीएम ऑफिस में नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके पहले हल्दिया पहुंची ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ एसडीएम ऑफिस तक पैदल मार्च कर पहुंची। हल्दिया पहुंचने से पहले ममता ने नंदीग्राम में शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में रोड शो के जरिए अपनी ताकत ममता बनर्जी को दिखाते नजर आए। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में नए बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया है। चुनावी समर में ममता के खिलाफ उनके ही पुराने सिपे सलार के उतरने से नंदीग्राम का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आज ममता का नामांकन, तो 12 मार्च को शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले हैं।
तो शिव मंदिर में पूजा अर्चना ममता बनर्जी की तरफ से, उसके बाद नामांकन किया। तो वहीं मंदिर में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी भी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नंदीग्राम, जहां पर ममता बनर्जी ने किराए पर घर ले लिया है, क्योंकि नंदीग्राम की लड़ाई को अगर जीतना है तो वहां लगातार बने रहना होगा। और ऐसे में नंदीग्राम में पूरी ताकत ममता बनर्जी की तरफ से झोंकी जा रही है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हल्दिया में ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया। ममता बनर्जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हल्दिया पहुंच गई हैं और आप देख सकते हैं कि सड़क से वो पैदल ही नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक उनके साथ भारी अमला नहीं जा सकता है, गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती हैं और इसलिए वो कुछ लोगों के साथ अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे समर्थक पार्टी के थे जो चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ नामांकन स्थल जाना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी फिलहाल जो यहाँ पर दफ्तर है उसमें नामांकन करने जा रही हैं। एसडीओ का दफ्तर है, सब डिविजनल ऑफिसर का दफ्तर है और ममता बनर्जी वहां पर कुछ समर्थकों के साथ अंदर जा रही हैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करने। नंदीग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया था और यहीं से शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक कड़ा और दिलचस्प मुकाबला जो पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है विधानसभा की, उस पर होने वाला है और वहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए ममता बनर्जी आ चुकी हैं। इसके पहले उन्होंने नंदीग्राम में शिव मंदिर में जाकर के पूजा की और यहाँ एक रोड शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करने के लिए अंदर जा चुकी हैं। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्दिया। नामांकन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने उम्मीद जताई कि जनता उनका साथ देगी। ममता ने दावा किया कि वो अपना नाम भूल सकती हैं, लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती। फीलिंग्स इज वेरी क्लियर। मेरा फीलिंग्स ये है, अगर भवानीपुर में जो हमारा घर का क्षेत्र है वो हमारा पास कोई टाइम का बात नहीं थे। हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे बीट लीडर है मिदनापुर का, तो वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। और इस वक्त हमारे साथ हल्दिया से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे लिए नंदीग्राम नया नहीं है, तो शुभेंदु कह रहे हैं कि मेरा तो ये गढ़ है नंदीग्राम और मैं यहाँ आसानी से जीत हासिल करूंगा और नंदीग्राम में जीत हासिल करना मेरे लिए ममता कोई चुनौती नहीं है। असली टक्कर की आज से शुरुआत। आप तो हल्दिया में मौजूद थे जब ममता बनर्जी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। दावा तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन जरा बताइए कि क्या वाकई कॉन्फिडेंट है यहां से जीत को लेकर ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया है। भवानीपुर उनके लिए सेफ सीट थी, खुद पार्टी मानती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से इस पूरे इलाके में तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और पिछले चुनाव में यहाँ से काफ़ी सीटें जीती थी, शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने के बाद ममता बनर्जी ने हेड ऑन लिया। उनको लगा कि अगर उनके क्षेत्र में जाकर उनको नहीं ललकारेंगे तो इस पूरे इलाके की जो सीट है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन होगा, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के साथ चले जाएंगे और सरकार नहीं भी बन सकती है। और इसीलिए उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कि मैं नंदीग्राम से जाके चुनाव लड़ूंगी। नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता बनर्जी ने एक तरह से राष्ट्रीय पहचान हासिल किया था। नंदीग्राम और सिंगूर उनके राजनीतिक जीवन की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका अदा उन्होंने किया था। और साथ ही ये सच भी है कि नंदीग्राम में उनके लेफ्टिनेंट तब हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी। तो घर से अगर कोई निकलता है और चुनौती देता है तो शायद ज़्यादा मुश्किल होती है और ममता बनर्जी के लिए वही मुश्किल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब वो कह रही हैं कि मैंने यहाँ किराए पर घर ले लिया है,
मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ, मैं तो पहले ही लड़ना चाहती थी चुनाव। हालांकि ये बात है कि 35% यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट हैं और फुरफुरा शरीफ से लेकर कांग्रेस तक अगर कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं डालता है तो ममता बनर्जी के लिए 35% वोट आसानी से उनके पाले में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको और वोट की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए देखिए वो मंदिर पे जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों का बैलेंस बना करके जीत सकें। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूँगा, शुभेंदु अधिकारी का ये गढ़ है, यहाँ के विधायक और सांसद दोनों अधिकारी परिवार के हैं और इसलिए मुश्किल ममता बनर्जी के लिए हो सकती है। इसको समझेंगे अरुण आपसे कि क्यों पहले मजार जाती हैं फिर उसके बाद मंदिर में दर्शन करती हैं, इसका मतलब क्या है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि ममता जब नामांकन के लिए पहुंची तो बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक वहां पर मौजूद थे। टीएमसी समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार ममता फिर सरकार बनाएंगी। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक इकबाल हुसैन है। इकबाल हुसैन, ये बैट बॉल लेके क्या कर रहे हैं आप? यहाँ खेलने आया है दीदी के लिए। अब का तो सारे लोग बाहर चला गया, शुभेंदु अधिकारी जो यहीं से जीते थे। हमारा एक ही प्लेयर है, वो 100 का समान है, वो है ममता दी, वो दिल में बसता है। 11 लोग, अच्छा ये ममता बनर्जी है, तो 11 लोग चाहिए खेलने के लिए ना? नहीं, हमारा 64 बैट्समैन है, 64 जो डेवलपमेंट किया है दीदी, 64 बैट्समैन है। वो विरोधी लोग, वो अब्बास सिद्दीकी, सूर्यकांत मिश्रो, दिलीप घोष, शुभेंदु दा, वो आउट करते करते थक जाएंगे। इनकी वजह से दिक्कत है, कैप्टन की वजह से क्या? नया जो कैप्टन बनाना चाह रही है ममता बनर्जी, इनकी वजह से दिक्कत है क्या? इनका वजह से दिक्कत होता तो घर में बैठ जाते ना, बीजेपी में क्यों चले गए? जरा एक शॉट तो खेल के दिखाए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, कैसे बैटिंग करेंगे आप? हाँ, कैसे करेंगे बैटिंग? एक मिनट। ये आउट नॉट आउट होने वाला बैट्समैन है, कभी भी आउट नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए अपने ही अंदाज में, एक अलग तरीके के अंदाज में तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करते हुए उसके समर्थक और उनके कार्यकर्ता ममता बनर्जी के नामांकन के दौरान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा है। टीएमसी के 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें एक गौरी शंकर दत्ता शामिल हैं। टीएमसी छोड़कर अब तक कई विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो एक और झटका टीएमसी को इस रूप में कि टीएमसी के 2 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी है जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो बीजेपी में शामिल हुए हैं टीएमसी छोड़कर, उनमें गौरी शंकर दत्ता का नाम शामिल है। तो ये बीजेपी का झंडा दिलीप घोष थमाते हुए टीएमसी के विधायकों को, तो कई विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इस सब के बीच एक और झटका लगा है, टीएमसी विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया टीएमसी छोड़कर। नंदीग्राम के संग्राम को जीतने के लिए ममता को भगवान के आशीर्वाद की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। तभी तो ममता मंदिर मंदिर जा रही हैं। हो भी क्यों ना, उनके खिलाफ उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी जो हैं, और नंदीग्राम में शुभेंदु की अच्छी पकड़ मानी जाती है। शायद इसलिए नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी हल्दिया के एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। हल्दिया पहुंचने से पहले ममता नंदीग्राम के एक शिव मंदिर में पूजा करती नजर आई। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले भी पूजा अर्चना और फिर नामांकन के बाद भी पूजा अर्चना। लगातार मंदिर मंदिर ममता बनर्जी, एक तरफ जीत का दावा और दूसरी तरफ भगवान का सहारा। अपने आप में यह दिखाते हुए कि किस तरीके से ममता बनर्जी जीत को लेकर खुद को आश्वस्त तो दिखा रही हैं, लेकिन वो तमाम तरीके भी इख्तियार कर रही हैं जो जीतने के लिए जरूरी है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि ममता बनर्जी इससे पहले तो कभी इस तरीके से मंदिर मंदिर नहीं घूमी, फिर अब क्यों, आखिर क्यों अब ममता बनर्जी को भगवान का सहारा है? क्योंकि ये 2 तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि क्यों सहारा है, नामांकन से पहले भी और नामांकन के बाद भी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम की। ममता बनर्जी जब शिव मंदिर पहुंची और उन्होंने पूजा अर्चना की। ममता बनर्जी जिनकी तरफ से चंडी का पाठ भी किया गया और उसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया और कहा कि गलत उच्चारण किया ममता बनर्जी ने। तो वहीं नामांकन से पहले भी और नामांकन के बाद भी ममता बनर्जी ने भगवान के दर्शन किए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण जरा बताइए कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस बार मंदिर मंदिर घूम रही हैं?
देखिए, मंदिर जाने की मजबूरी है ममता बनर्जी की, क्योंकि पिछले 10 साल से अगर वो यहाँ पर शासन कर रही थी तो उसकी वजह ये थी कि बीजेपी के राज्य में एंट्री हुई नहीं थी या बीजेपी का इतना प्रभाव नहीं था। बीजेपी जहाँ जाती है और जहाँ चुनाव लड़ती है तो वो कई फैक्टर्स को सामने रख के चुनाव लड़ती है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो राष्ट्रवाद से लेकर के और राष्ट्रीय संस्कृति को लेकर के जो मुद्दे खड़े किए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के और बंगाल की अस्मिता को लेकर के बाहरी और भीतरी का सवाल खड़ा किया ममता बनर्जी ने भी, तो इस तरह से जो राजनीति की दिशा बदली है वो ऐसी चुनौती कभी ममता बनर्जी को मिली नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस के सामने लेफ्ट बहुत कमजोर हो गया था, उसके तमाम काडर तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे, कांग्रेस अभी हालत उसकी खराब थी। तो पहली बार इतनी ज़बरदस्त चुनौती मिल रही है कि उनको लग रहा है कि अपना जो वोट बैंक है उसको संभाल के रखना ज़रूरी है, और हिंदू वोट बैंक पर खास तौर से बीजेपी जिस तरह से पकड़ बना रही है, जय श्री राम के नारे पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक वोट तो उनके साथ हैं ही, उनको हिंदू वोटरों को भी कंसोलिडेट रखना है, अपने साथ रखना है, और तभी मुख्यमंत्री बन सकती हैं तीसरी बार। और इसीलिए उनको शायद ये जो प्रतीक होते हैं या आप देखिए कि चुनाव के समय में मंदिर जाना या चंडी पाठ करना या पूजा करना, मंदिरों के दर्शन करना, ये सारे नेता करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी की जो नज़र है वो उसी वोट बैंक पर है, और ममता को पता है कि अगर ये वोट बैंक हमसे पूरी तरह छिटक गया, मेरे साथ जुड़ा नहीं, अल्पसंख्यक वोटरों के साथ कुछ हिंदू वोटर नहीं जुड़ा, तो सरकार बनाना मुश्किल होगा, और इसीलिए चंडी पाठ कर रही हैं या फिर मंदिरों के दर्शन कर रही हैं। अरुण, लौट रहे हैं आपके पास। अब आपको दिखा दें कि नंदीग्राम में मतदाताओं का समीकरण आखिर है क्या। मतदाताओं का जो समीकरण है, आंकड़े ये बताते हैं कि नंदीग्राम में करीब 3 लाख मतदाता हैं, और इन 3 लाख मतदाताओं में 96.65% वोटर ग्रामीण हैं, जबकि 3.35% वोटर शहरी हैं। इलाके में SC ST वोटर करीब 17% हैं। कुल मिलाकर यहां हिंदू मतदाता करीब 2 लाख के आसपास हैं, यानी एक बड़ी आबादी हिंदू मतदाताओं की। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी कम नहीं, तकरीबन 70,000 के आसपास यहां मुस्लिम मतदाता हैं। आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम में करीब 35% मुस्लिम मतदाता हैं। इस लिहाज से नामांकन करने के लिए ममता मंगलवार को ही नंदीग्राम पहुंची थी। यहां ममता बनर्जी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया था। एक वक्त जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क जाने वाली ममता बनर्जी इन दिनों मंदिर मंदिर घूमकर पूजा पाठ करती नजर आई। ममता ने कल 3 मंदिरों का दौरा किया। सबसे पहले वो चंडी मंदिर गई, इसके बाद वो वासुली मंदिर गई, और अंत में जानकीनाथ मंदिर भी पहुंची। नंदीग्राम दौरे के अपने पहले दिन मंच से चंडी पाठ करके अपने काली भक्त होने की मुनादी भी करा दी। ममता बनर्जी ने मंच से चंडी पाठ समेत कई मंत्रोच्चार किए। ममता ने मंच से घोषणा की कि वो शिवरात्रि नंदीग्राम में मनाएंगी और फिर यहां से जाएंगी। नंदीग्राम में करीब 65% हिंदू मतदाता हैं। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के पहले दिन ही ममता बनर्जी हिंदू कार्ड खेलकर हिंदू वोट बैंक का भरोसा जीतने की कोशिश शुरू कर चुकी हैं। नंदीग्राम का संग्राम जीतने के लिए ममता बनर्जी हर पैतरा आजमा रही हैं। एक तरफ तो वो खुद को हिंदू बुला रही हैं, मंदिर मंदिर जा रही हैं। ममता मंदिर के बाद कल मजार पर भी गई थी, जहां उन्होंने चादर भी चढ़ाई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता को मंदिर मजार जाकर जीत मिलने वाली है। मंदिर मजार के बाद ममता एक चाय की दुकान पर भी नजर आई। नामांकन के लिए नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी एक चाय की दुकान पर पहुंची तो वहां वो खुद चाय बनाकर वहां मौजूद लोगों को पिलाती नजर आई। इतना ही नहीं, ममता ने खुद वहां बैठकर चाय भी पी। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर मंदिर भगवान के सहारे ममता बनर्जी, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मजार पर ममता बनर्जी चादर चढ़ाती नजर आई तो वहीं चाय की दुकान पर भी पहुंची। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, मंदिर में जाना ममता बनर्जी का आपने समझा दिया, मजार पर भी वो गई थी क्योंकि जाहिर है समीकरण उस तरफ कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, लेकिन ये चाय की दुकान पे जाने के पीछे ममता बनर्जी का क्या संदेश और इस सबसे कितना फायदा होने वाला है उनको? देखिए संदेश साफ है। चाय पर चर्चा पहले भी होती थी। देश में राजनीतिक चर्चा हमेशा चाय की दुकान, गुमटी, पान की दुकान, छोटी जगहों पर होती थी, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने एक भारतीय राजनीति में एंट्री की और चाय वाला बनकर के एंट्री की, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं चाय वाला हूं, इस पर मुझे गर्व है, तो ये जब से हुआ है तब से लेकर के एक जो इस तरह के चाय की दुकानों पर जो राजनीतिक चर्चा होती थी वो और ज़्यादा होने लगी है। ममता बनर्जी
अब वो ममता बनर्जी नहीं रही जो सिर्फ आंदोलन के जरिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के जरिए राजनीति करती हूँ। ममता बनर्जी के पार्टी के साथ अब एक रणनीतिकार हैं, वो कारपोरेट रणनीतिकार हैं और सारी जो वोट बैंक है उनको ध्यान में रख करके चाहे समाज के निचले तबके के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य जाति का हो, उन सबको ध्यान में रख के रणनीति वो बनाते हैं कि कब मंदिर जाना है, कब मस्जिद आपको जाना है, कब चाय की दुकान पर बैठना है, कब चाय बनाना है। तो प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो चुनाव में वोट शेयर बढ़ाने का काम करते हैं अपनी पार्टी जिसके लिए वो काम करते हैं। तो इसलिए ये सब उनकी सलाह पर ममता बनर्जी कर रही हैं, चाहे वो स्कूटी पर बैठना हो, चाहे वो चाय की दुकान पर बैठना हो। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ममता बनर्जी कई और अवतार में नजर आएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा उनको। बिल्कुल अरुण, लौट रहे हैं आपके पास, लौटेंगे हम आपके पास। ये भी बताते चले कि अब तक अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने कल मंच से ही चंडी पाठ कर सबको चौंका दिया था। बीजेपी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर तंज कसा और दावा किया कि वो विकास के नाम पर वोट मांगने से भाग रही हैं। वैसे बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि ममता ने गलत चंडी पाठ किया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक गलत मंत्र जाप कर ममता ने बंगाल का अपमान किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा में चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ और इस सब के बीच खट्टर सरकार सुरक्षित, खट्टर सरकार को वोटिंग में बहुमत प्राप्त। अविश्वास प्रस्ताव यानी गिर गया है। लगातार किसानों की हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने खट्टर सरकार को घेर रही थी और इस सब के बीच विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया, जिस पर चर्चा हुई। तकरीबन 2 घंटे चर्चा के बाद उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग में खट्टर सरकार सुरक्षित, खट्टर सरकार को बहुमत और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई 2 घंटे तक हरियाणा विधानसभा में। मनोहर लाल खट्टर ने अपनी बात भी रखी और उसके बाद वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद खट्टर सरकार को बहुमत मिला और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। खट्टर सरकार बहुमत में है, इसको लेकर बाकायदा वोटिंग भी हुई थी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी खट्टर सरकार को घेरने की। कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर यह निशाना साधा जा रहा था और इस सब के बीच कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें और इसमें इस वक्त 88 विधायक। बीजेपी के पास 40, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के पास 10, 7 निर्दलीय। कांग्रेस के 30 विधायक। खट्टर सरकार ने पहले ही दावा किया था कि कोई खतरा नहीं है सरकार को और इस तरीके से खट्टर सरकार की तरफ से 56 विधायकों का समर्थन और जब वोटिंग हुई तो खट्टर सरकार सुरक्षित, बहुमत सरकार को मिला वोटिंग के दौरान और इस तरीके से कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया। विधानसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया जो कांग्रेस लेकर आई थी खट्टर सरकार के खिलाफ। किसान आंदोलन के बहाने लगातार मोर्चेबंदी सरकार को लेकर कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद सरकार की तरफ से यह दावा कि ले आइए अविश्वास प्रस्ताव, सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। और अब से कुछ ही देर पहले और यह जानकारी के प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े हैं। 32 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े जबकि बाकी जो वोट थे वो सरकार के पक्ष में और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो विधानसभा में खट्टर सरकार को बहुमत मिला और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट पड़े। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, और क्या जानकारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 55 जो वोट थे वो प्रस्ताव के खिलाफ पड़े और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मनोज। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया गया था वो गिर गया है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 32 वोट मिले हैं। 30 वोट कांग्रेस के, इसके अलावा 2 निर्दलीयों ने वोट दिए हैं जबकि इसके खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट आए हैं। तो बहुत आसानी से सत्ता पक्ष ने, बीजेपी सरकार ने जो बहुमत है वो हासिल कर लिया था। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इस वक्त 88 सदस्य हैं और 88 सदस्यों के हिसाब से बहुमत के लिए सिर्फ 45 विधायकों का समर्थन चाहिए था जबकि उसको 55 का साथ मिला है। हालांकि एक जो वोट है वो स्पीकर का होता है, उसको निकाल दें, अगर सभी विधायकों की गिनती करें तो 56 संख्या होती है, लेकिन जो वोट मिले हैं वो 55 मिले हैं। जी मनोज, तो अब ये अविश्वास प्रस्ताव की रस्म अदायगी कर कांग्रेस कहेगी क्या?
सरकार तो सुरक्षित, जैसा कि दावा पहले से हो रहा था। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। जी बिल्कुल कांग्रेस से सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने जो इतनी एक्सरसाइज की, इतनी मेहनत की और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, सरकार ने भी उसको आसानी से स्वीकार कर लिया, उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे थे कि सरकार गिराने से ज़्यादा उनका मकसद ये है कि विधायकों को एक्सपोज करना, कौन सी पार्टी का विधायक किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर क्या कहता है। वो उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि सबके सामने आए और इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन सरकार ने इसको दूसरे रूप में लिया और सरकार ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से खुद विपक्ष ने उनको अपनी बात कहने का मौका दे दिया है, जो कि मौका उनको नहीं मिल रहा था अपनी बात रखने का, कृषि कानूनों के अच्छे पॉइंट्स बताने का, पॉजिटिव पॉइंट्स बताने का, किसानों को समझाने का। और हमने ये देखा मुख्यमंत्री ने जब सदन में कहा कि हम एहसानमंद रहेंगे कांग्रेस के कि वो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि इससे ज़्यादा फायदा हमको मिलेगा, विपक्ष को नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, कोई भी जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की उम्मीद जो लोग लगाए बैठे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जितने जो अंक गणित था बिल्कुल ठीक बैठा और जितने सरकार के समर्थन में विधायक थे, बिल्कुल। तो खट्टर सरकार को बहुमत मिला, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर गिर गया, उस पर वोटिंग हुई। 55 वोट सरकार के समर्थन में, 32 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो खट्टर सरकार को बहुमत मिला विधानसभा में। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाले गायक देवोजीत साहा ने पार्टी की कैंपेन के लिए थीम सॉन्ग बनाया है। देवोजीत के मुताबिक स्वच्छ बंगाल के लिए मोदी जरूरी है। हमारे साथ हैं इस बार सारेगामापा के फर्स्ट नेशनल विनर, नेशनल चैंपियन और बिग बॉस 2 में भी पार्टिसिपेट किया देवोजीत साहा ने। साहब, आपने बीजेपी तो ज्वाइन कर ली, आपका एक वीडियो भी बड़ा चर्चित हो रहा है, जो बीजेपी के लिए कैंपेन सॉन्ग है, तो क्या वो सॉन्ग है, जरा उसके बारे में हमें बताइए। ये गाना ऐसा है कि आरनॉय ऑन्याय, मतलब और अन्याय नहीं चाहिए, और सीधा ये बोल रहे हैं कि इसका जो हुक है कि पद्म फूल 21 मतलब कमल 21 में, घास फूल फेंका से तृणमूल मुरझा जाएगा और पीछी हबे 21 एका, मतलब गाकर बता देते हैं। বাংলায় পদ্ম ফুল আর গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে, বদলে যাবে বাংলা। পিসি তুমি ভাইপোটিকে সঙ্গে করে নিয়ে পালাও, গড়ব সোনারে বাংলা। কারা খায় কাটমানি, কারা করে প্রাণহানি, দুর্নীতি সব কথা জানে বাংলা। তোমাদের মিথ্যাচার, তোমাদের অত্যাচার, ইভিএম মেশিন রেগে হচ্ছে গেরুয়া। পদ্ম ফুল 21, ঘাস ফুল ফ্যাকাশে, পিসি হবে 21 একা। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें, और ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। नई दिल्ली में रहने वाले 12 साल के तिलक केसाम से मिलिए, वो बच्चा जिसे सुपर स्केटर कहते हैं। पहियों पर घूमना इस बच्चे का जुनून है, और इसी जुनून की वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दो बार दर्ज है। 2015 में उसने बार्स के नीचे झुककर बिना टकराए 116 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन दिसंबर 2016 में उसका ये रिकॉर्ड टूट गया। तिलक ने खुद अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए बार्स के नीचे 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग की। 4 साल की उम्र से स्केटिंग कर रहे तिलक का सपना है 2023 विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में गोल्ड जीतने का। तिलक एशियाई रोलर स्केटिंग ओपन में सिल्वर मेडल जीत चुका है। 13 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण स्केटर से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।